आदाब। मुनसिफ टीवी के इस खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात करेंगे बढ़ते गुस्से की, नफ़रत की और एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जिस तरीके से कई बार ऐसे हालात पैदा होते हैं कि उन्हें गुस्से का सामना करना पड़ता है, नफ़रत का सामना करना पड़ता है और वो गुस्सा जो है वो दिखता है अलग अलग जगहों पर। तो ये हालात क्यों पैदा हुए और पिछले कुछ बरसों में लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ी हैं। ख़ास तौर से 4 जून के बाद जो रिज़ल्ट्स आए उसमें एक कम्युनिटी को टारगेट पर लिया गया और ये जो नाइंसाफ़ी का जो सिलसिला है या जो नाइंसाफ़ी का मामला है, ये ऐसी शिकायतें हैं एक ख़ास तबके की, मुस्लिम तबके की, कि कई सूबों में हुकूमतें भी, सूबाई हुकूमतें जो हैं उनकी तरफ से भी उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। क्यों इस तरह के हालात हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं हाफिज़ मंजूर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्तकबाल है आपका। इनके अलावा डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं, आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है। और पहला सवाल डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब आप ही से। जो शिकायतें हैं मुस्लिम तबके की वो ये है कि 2014 के बाद से वो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बढ़े हैं, जहाँ पर एक तबके को टारगेट किया जाता है, लिंचिंग होती है, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल पैदा किया जाता है। मगर अभी मौजूदा वक्त की बात हम करें तो ख़ास तौर से 4 जून के बाद से ऐसे कई वाक़यात सामने, ऐसी कई घटनाएं घटी जहां पर एक ख़ास तबके को टारगेट किया गया। तो कुल मिलाकर के कैसे देख रहे हैं, क्यों ये हालात पैदा हुए? देखिए, सबसे पहले तो ये इसके पीछे सियासत है। जी। सियासत का काम ही है। सियासत में अगर किसी को बने रहना है तो सियासत में बने रहने के लिए जो बहुत पुराना और घिसा पिटा रूल है वो आज भी लागू होता है कि डिवाइड एंड रूल। तो और एक डिवाइड एंड रूल ही सिर्फ नहीं है, डिवाइड एंड रूल को करते करते इंतहा तक पहुँचते पहुँचते वो ऐसी नफ़रत में तब्दील हो जाती है और वो समाज के हर तबके में, हर लेवल पे वो इस तरह से चला जाता है। ऐसा नहीं कि 2014 के बाद से ही ऐसा वाक़या हुआ है। 2014 के पहले भी समाज में और माशरे में इस तरह की चीज़ें थी, इस तरह की फीलिंग्स थी। तभी आपने देखा होगा कि कई मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ को मकान का नहीं मिलना, मुस्लिम कुछ नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ में, इलाक़ों में, और वो चाहे नोएडा हो, दिल्ली हो या मुंबई की बात करें, हर तमाम बड़े शहरों में या हैदराबाद हो, वहाँ पर 2014 से पहले की बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ मकान का, रेसिडेंस का न मिलना, किराए पर न मिलना और ख़रीदने के लिए भी इजाज़त नहीं मिलना। तो ये उस बात का अक्कास है कि 2014 से पहले भी समाज के अंदर, माशरे के अंदर चीज़ें थी जो दबी हुई थी, जो बहुत खुलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन 2014 के बाद ये आया हो गई, पूरी तरह से ये खुलकर ये चीज़ें सामने आ गई। लोग अब शर्मिंदा भी महसूस नहीं करते खुद को इस तरह की नफरत, खुल करके बोलते हैं, खुलकर बातें करने। और अगर हम बात करें तो हालिया दिनों में अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, एक हिंदू खातून का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हैं कि बिल्कुल अभी आज भी वो वायरल हो रहा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर से वो जब पूजा करके निकली और वापस अपने घर जाने के लिए तो एयरपोर्ट गई, तो फ्लाइट में टाइम थी, तो उनको किसी ने कहा कि भाई आप एक फलानी जगह बीच पे चली जाइए, तब तक लंच वंच कीजिए, उसके बाद आपका वहाँ। ये जब वो लंच करने के लिए बैठती हैं बीच के किसी होटल में, तो उनको अचानक देखती हैं कि उनके पीछे की सीट पर कोई आकर बैठा और वो बिरयानी खा रहा है। तो ये देखा होगा। और ये बिरयानी के ऑर्डर करने के बाद वो उन्होंने, आपने देखा कि क्या क्या उसके बाद उन्होंने पेश किया कि हमें पंचगव या क्या होता है वो चीज़ें खानी पड़ी हैं। और हम लोगों ने 45 दिन का शुद्धिकरण करना पड़ा। 45 दिन हरिद्वार में जाके पूरा हम लोगों ने वक्त गुजारा, पूरी फैमिली ने, और पश्चाताप किया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं कि जगन्नाथपुरी वो मंदिर है जहां प्रसाद के तौर पर नॉनवेज दिया जाता है। वहाँ मटन और मछली का प्रसाद दिया जाता है लोगों को। वहाँ मटन और मछली, वहाँ जो बकरा है उसकी बलि दी जाती है और वही प्रसाद। तो वो मैडम क्या समाज में मैसेज देना चाह रही थी कि वो जगन्नाथपुरी से आ रही हैं, वो नॉनवेज का प्रसाद लेकर आ रही हैं, और बगल में बैठे एक बिरयानी खाने वाले से वो अशुद्ध हो गई, जो वहाँ उन्होंने खाया भी नहीं, सिर्फ उनके पीछे की सीट पर बैठा हुआ। तो ये ऐसे लोग समाज में सिर्फ नफरत फैलाएंगे, ऐसे लोगों को, और इसके लिए झूठ का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका सहारा लिया जा रहा है, और उसके लिए सोशल मीडिया एक बड़ा टूल है जिसका इस्तेमाल करके वो नफरत को फैलाने में, मतलब जो है एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं लगातार। जी, बिल्कुल सही है। हाफिज़ मंजूर साहब, क्या लगता है आपको, चूंकि देखिए आप राजस्थान से हैं, राजस्थान एक ऐसा सूबा है जहां पर मोटे तौर पर हालात जो हैं वो नॉर्मल ही रहते हैं, अमन पसंद सूबा रहा है, मगर अभी देखा हमने 4 जून के बाद जो है कशीदगी हो गई थी, शायद मतलब जो है जोधपुर में भी और कई जगहों पर, और जयपुर के अंदर भी इंतखाबात से ठीक पहले, उसके बाद भी। तो ये सब चल रहा है। कई बार जो है वो मांस मच्छी के नाम पर, कई बार किसी दूसरी वजह
जिसके चलते नफ़रतें, गुस्सा और एक कम्युनिटी को टारगेट करने का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। क्या कहेंगे, असल वजूहात क्या है? चूँकि हम वजूहात भी जान लें, वजूहात को जानना बेहद ज़रूरी है। पहले मर्ज़ को जानना ज़रूरी है, तभी उसके इलाज की बात कर सकते हैं। तो असल वजूहात क्या लगती हैं आपको? देखिए, ऐसा है कि राजस्थान जो है जी, हमेशा से अमन पसंद सूबा रहा है। यहाँ पर चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या पिछले दिनों बीजेपी की हुकूमत भी रही है, लेकिन आमतौर पे जो है यहाँ पर हालात बुरा बन रहे हैं। लेकिन अभी जब से असेंबली इंतखाबात हुए हैं राजस्थान में और ख़ास तौर से पार्लियामेंट के जो इंतखाबात हुए हैं, उसके बाद से यहाँ पर माहौल के अंदर कशीदगी भी पाई जाती है और खुद ज़िम्मेदारान हुकूमत का रवैया भी जो है वो बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे एक एमएलए हैं, वो पिछले इलेक्शन जीतने के बाद से मुस्तकिल गोश्त की दुकान और ये और इन चीज़ों को टारगेट करते रहते हैं। हमारे जो अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो रोज़ाना इस किस्म के जो है वो फरमान जारी कर रहे हैं, जिससे जो है फ़िरका वाराना कशीदगी बढ़ रही है। हाल ही में उन्होंने जो है एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने जो है एक कैलेंडर जारी किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो कैलेंडर जारी होता है, उसमें जो है 22 जनवरी को जो राम मंदिर की उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन को बाकायदा जो है उस अपने कैलेंडर में शामिल कर दिया और उन्होंने ऐलान किया है कि इस तमाम स्कूलों के अंदर 22 जनवरी को जो है वो स्थापना दिवस जो है उसका मंदिर का मनाया जाएगा। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि माहौल को किस कदर, अब ठीक है मंदिर बन गया, कैसे बना, कैसे नहीं बना, कोर्ट ने सारी चीजें मान ली थी, जैसा बाबरी मस्जिद का मसला क्या था, क्या नहीं था, वो तमाम पॉजिटिव चीजें आ गई। उसके बावजूद भी आस्था की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक फैसला दे दिया गया और लोगों ने उस फैसले को तस्लीम कर लिया। लेकिन अब उसका हर साल जो है उस चीज को मनाना और स्कूलों के अंदर उस स्थापना दिवस को जो बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत हर साल मनाना, उसको वो करना, ये जो है इस चीज को इंडिकेट करता है कि अब राजस्थान में भी जो है हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा मानना ये है कि राजस्थान के अवाम जो है वो इतने जागरूक और बेदार हैं, इंशाअल्लाह वो इन अज़ाइम को, इस किस्म के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल तो ठीक ये है। तो सूरत-ए-हाल थी। अब आपका हाँ, जो अगला सवाल है कि साहब इनके पीछे वजूहात क्या हैं हाँ, और इनके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है? तो अगर आप वजूहात के अंदर जाएँगे, तो इसमें कहीं न कहीं इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ रहने की छटपटाहट है और उसको हासिल करने के लिए वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान का समाज जो है वो जातियों के अंदर और मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर बँटा हुआ है और एक तबका ये महसूस करता है कि इस्लामी तालीमात चूँकि मुनसिफ़ाना हैं और सबको बराबर का दर्जा देती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन तालीमात से मुतासिर होकर के या मुसलमानों से मुतासिर होकर के हाँ, एक मख़सूस तबका जो उनके ये गिरफ्त में है, जिसको उन्होंने गुलाम बना करके सदियों से रख रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस आज़ादी के लिए कोई दूसरा रुख इख्तियार कर ले, जैसा कि अम्बेडकर जी ने किया था जी, 1954 या 56 के अंदर। इज्तिमाई तौर पर उन्होंने हिंदू धर्म को त्यागा था और क्या नाम है वो बौद्ध धर्म बुद्धिज़्म अपनाया था। इख्तियार किया, हाँ, बुद्ध मत इख्तियार किया था। हुँ, तो वो डर पता नहीं क्यों इनको सताता है कि कहीं ऐसा नहीं हो ये हिंदुस्तान का जो एससी-एसटी तबका है, ये हमारे चंगुल से निकल जाए, इस हुँ, गुलामी से निकल जाए और जो गैर मुनसिफ़ाना निज़ाम उनके ऊपर थोप रखा है, उसके खिलाफ बगावत कर दे। तो उस बगावत से डर कर के ये मुल्क के अंदर इस किस्म का माहौल पैदा कर रहे हैं कि ठीक है। हिंदू-मुस्लिम नफ़रत पैदा कर दो, हुँ। ताकि लोग एक-दूसरे के करीब नहीं आएँ। बिल्कुल ठीक है। फैज़ अहमद, फैज़ साहब, क्या लगता है आपको? चूँकि देखिए दोनों ही जो हमारे मेहमान थे एक तरीके से इशारा किया है हुकूमत की तरफ और हुकूमतों की तरफ, और ये भी नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये होता रहा है। अलग-अलग वक़्त में अलग-अलग हथकंडे अपनाए गए समाज को बाँटने के, मज़हब की बिना पर लोगों को तक़सीम करने के। फूट डालो राज करो की ये जो पॉलिसी है ये अंग्रेज़ों की, ये चली आ रही है। तो अब क्या लगता है आपको, चूँकि आप एनसीपी के लीडर हैं और एनसीपी भी वो जो एनडीए का हिस्सा है, हुकूमत जो है इस वक्त मरकज़ में जो हुकूमत है वो एनडीए की है, आप कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदार हैं और इल्ज़ाम सारे हुकूमत के ऊपर ही लग रहे हैं। क्यों एक तबके के ऊपर पूरा फोकस करके उन्हें टारगेट करके दूसरे लोगों को उनके सामने खड़ा कर दिया जाता है और नफ़रत, नाइंसाफ़ी और गुस्सा सारे का सारा एक समाज के खिलाफ ही फिर उभर आता है? तो मौजूदा हालात हैं और जी, जिस
तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये फूट डालो राज करो वाली जो नीति है, इसकी मुखालफत हर शहरी को करनी चाहिए। लेकिन जहां तक अब एनडीए गवर्नमेंट और राज्य सरकारों का ताल्लुक है, उन सरकारों में जो इस तरह के हालात बन रहे हैं, ये कोई नए हालात नहीं। इससे पहले भी 2014 से पहले भी अगर आप देखेंगे, और मैं और पहले की बात करता हूँ कि मुझे याद है कि सन 80 में तो बीजेपी का वजूद भी नहीं था। उस वक्त में मुरादाबाद में जो है ईदगाह के अंदर ईद के रोज बाकायदे मुसलमानों पर डायरेक्ट सरकार की तरफ से गोलियां चलाई गई और उसमें कई सौ मुसलमान शहीद कर दिए गए। उस वक्त में कांग्रेस की हुकूमत थी और हमारे यहाँ यूपी में वजीर आला की कुर्सी पर बीपी सिंह विराजमान थे, जो बाद में 89 में प्रधानमंत्री भी बने। इससे पहले अगर आप आ जाएंगे तो सन 87 में मेरठ में हाशिमपुरा और मलियाना कांड हुआ, जिस वक्त यूपी के वजीर आला वीर बहादुर सिंह थे, वो भी कांग्रेस से थे। और वहां की जो एमपी थी मेरठ कॉन्स्टिट्यूंसी की, मेरठ लोकसभा क्षेत्र की, वो श्रीमती मोहसिना किदवई थी। तो मेरा कहना यह है कि ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि जो तथाकथित और खुद साख्ता सेकुलर पार्टियां हैं, इनके दौर में अब से भी ज्यादा बुरे हालात थे। ठीक है, ये बात तो सच है, इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि मोटे तौर पर दंगे रुके हैं और वो ज्यादातर इलाकों में दंगे रुके हैं, मगर वो नाइंसाफी का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा और वो उसका जो दायरा है वो बढ़ गया है। पहले दंगे होते थे, एक इलाके तक रहते थे, महदूद उनका दायरा होता था, दंगे हुए, निपट गए, फिर हालात जो है वो सामान्य हो गए। मगर अब जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके जो नफ़रतें फैलाई जा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं। और वो नुकसान जो है सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं हो रहा है, बल्कि इस मुल्क का हो रहा है। तो वो सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक कम्युनिटी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सवाल है, हाँ। तो यूपी के अंदर अभी पिछले दिनों जो योगी गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया कि सब लोग अपनी दुकानों पर नाम की तख्तियां लगाएंगे, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आपको जिम्मेदार होने के नाते और अपनी पार्टी के नेता अजीत दादा पवार और प्रफुल्ल पटेल की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उस आदेश के जो है पूरी तरह खिलाफ हैं। और अब तो खैर वो मुद्दा खत्म हो गया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह से नकार दिया और उन्होंने कहा कि ये आदेश पूरी तरह गलत है, इसको वापस लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम योगी सरकार की उस निर्देश को और आदेश को पूरी तरह से जो है हमने नकारा और कंडम किया। यहां तक महाराष्ट्र में भी पिछले दिनों कुछ कशीदगी हुई, लेकिन मेरे नेता और पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बाकायदे बारिश के मौसम में वहां अपने पूरे काफिले के साथ और अफसरान के साथ पहुंचे और उन्होंने उस जगह का दौरा किया और सख्त आदेश दिए कि जो दंगाई है, जो अमन को खतरे में डालना चाहते हैं या अमन के दुश्मन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमे दर्ज होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद रजा खान साहब, देखिए ये जो भेदभाव का जो सिलसिला है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक इंडिविजुअल के लेवल पर ही नहीं रहा या वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि हुकूमतों के लेवल तक पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अक्सर ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं यूपी हुकूमत पर कि वो भेदभाव की नीति अपनाती है, और यही उत्तराखंड हुकूमत पर इल्ज़ाम लगते हैं, यही मध्य प्रदेश की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगते हैं, और अभी से लग रहे हैं, ये पहले नहीं लगते थे। मतलब ये पिछले 5-7 साल में इन इल्ज़ामात में बढ़ोतरी आई है। अब जैसे कांवड़ के वक्त में ये एक नया फरमान आ गया, तो ये फरमान तो मतलब जो है वो हालांकि इसको मोटे तौर पर देखा जाए, अगर ये लागू हो तो सबके ऊपर लागू, और ये हमेशा लागू रहना चाहिए कि भाई पूरा नाम लिख दीजिए आप, ठीक है। तो मगर ऐसे वक्त पर क्योंकि आपको बताना है कि ये मुसलमान की दुकान है, कोई चीज़ पैकेट में है, मतलब जो पैक्ड है, पैकिंग में आई है, उसे कौन बेच रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो पैकिंग है, उसे बनाने वाला और वो पूरा एक सिस्टम है, तो उसे बेच खुर्शीद रहा है या खालिद रहे हैं या फिर कोई दूसरे नाम का बेच रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है खरीदने वाले पर? तो वो पहचान बताना, जैसे अभी एक नया मामला आया है बरेली के अंदर, ताज़ियों के वक्त कुछ कशीदगी हुई और मतलब जो है कुछ छोटा मोटा दंगा हुआ तो सीधा बुलडोज़र चला दिया गया दंगाइयों के घर पर। मगर वही दंगा जब अलीगढ़ में हुआ और वहाँ पर दंगाई दूसरे थे और वहाँ पर भी एक का कत्ल कर दिया गया है, उनके ऊपर कोई बुलडोज़र नहीं चला। तो ये नाइंसाफ़ियों का दौर जो है वो थम नहीं रहा, भेदभाव का जो दौर है वो नहीं थम रहा, मतलब ये सिलसिला लगातार जारी है। तो क्यों हुकूमतें, चूँकि हुकूमत हलफ लेती है, कोई चीफ मिनिस्टर हलफ लेता है, जब वो शपथ लेता है तो वो आइन की लेता है, संविधान की शपथ उठाता है, उसके बाद भी वो नाइंसाफ़ी करता है, मतलब या हुकूमतें नाइंसाफ़ी करती हैं और
प्रशासन जो है वो आगे बढ़ करके, हुकूमत की तरफ से इशारा हो कि ना हो, मगर वो आगे बढ़ करके इस तरह के हालात को बनाने में और ज़्यादा मतलब अपना रोल अदा करता है। देखिए, आपने दुरुस्त बात कही कि जो भी हुकूमत बनती है वो आइन की हलफ बर्दारी का हलफ लेने के बाद ही हुकूमत बनती है। तो ये उसके बाद इस तरह की किसी भी कोई भी हरकत जो है वो यकीनी तौर पर उसकी खुली खिलाफ वर्जी है, ये बेईमानी है कि अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने हाथ में लेकर ओथ ले रहे हैं और उस नाम पर ओथ ले रहे हैं और साथ में अपने अपने जो भी है, कोई खुदा का नाम लेकर, कोई अल्लाह का नाम लेकर, कोई भाई ईश्वर का नाम लेकर शपथ ले रहा होता है और उसके बाद इस तरह की अवाम में के साथ इस तरह की बेईमानी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपने बुलडोज़र चलाने की बात कही, ये हुकूमत की बेईमानी है। अब आप देखिए कि आपने कहा कि बरेली में बुलडोज़र चल गया, मुहर्रम में दंगा हुआ, तो अलीगढ़ में नहीं चला। अभी हालिया अभी चल रहा है। अच्छा, एक और मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, मध्य प्रदेश में दो दोस्त थे, एक हिंदू एक मुस्लिम, दोनों ने उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि किसी का उन्होंने मतलब रेप किया, और उसके बाद जो है फिर मीडिया में खबरें छपी और वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। तो जो हिंदू था उसके घर पर बुलडोज़र नहीं चला, मगर सेम मतलब जो है यानी जितने भी धाराएं थी वो सेम थी दोनों के ऊपर, और जो मुस्लिम का घर था उसको बुलडोज़ कर दिया गया और वजह बताई गई कि उसको बुलडोज़ करने की परमिशन प्रशासन ने नहीं दी। तो मतलब ये तो खुली नाइंसाफ़ी है और खुला भेदभाव है, तो दिखता है जी, ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि खुला भेदभाव है। और ख़ास तौर से अभी जो कांवड़ यात्रा चल रही है, इस दौरान आपने बहुत सारे, कांवड़ यात्रा बहुत पवित्र यात्रा है, लेकिन उस यात्रा में किस तरह के एलिमेंट भी घुस गए हैं, किस तरह के जिसको कहते हैं कि पवित्र लोगों के भेष में वो कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो उसमें घुस गए हैं, और वो किस तरह से तोड़ फोड़ कर हाईवे की प्रॉपर्टी को, हाईवे के जो डिवाइडर्स हैं, वो पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको डिस्ट्रॉय करना। क्या योगी एक फैमिली को मतलब किस तरीके से वो एक रेस्टोरेंट के अंदर से खींच करके मारा, गाड़ी को तोड़ा गया, और जबकि पुलिस का ये बयान था कि वो जो कावड़ थी वो खंडित नहीं हुई, मतलब यानी जो जल था उसको खंडित नहीं किया गया, उसका कोई सबूत नहीं है। पुलिस के मतलब बाकायदा बड़े अफसरान के ये बयान थे। बैटरी रिक्शा को, कार को और मोटरसाइकिल को इस तरह से तोड़ दो, उसकी वीडियो, उसके शवाहिद मौजूद हैं, फिर भी हुकूमत क्या हुकूमत उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाएगी जो पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करने का सबूत है, जिनके खिलाफ मेरी एक राय है, जिसको पता नहीं ये कहाँ तक बात पहुँचती है और कहाँ तक हुकूमत इससे इत्तफाक करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर की इजाज़त देता है, और अगर हुकूमत को कुछ प्रिविलेज चाहिए और किसी और ताज़ीम ज़बरदस्ती नहीं करवाई जा सकती कि नवरात्र का वक्त है तो तमाम गोश्त की दुकानें सड़कों से बंद हो जानी चाहिए, उनको बंद किया जाना चाहिए, दूर दराज तक जाओ, और या जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजर रही है वहाँ के तमाम जो इस तरह के मुसलमानों की दुकानें या तो उस पर नाम लिखा जाए, और तमाम जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद हो जानी चाहिए। सावन का महीना है। मेरा एक प्रपोजल है कि मुल्क में आइन के मुताबिक तमाम शहरियों को बराबर का हक है, सबको एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। कांवड़ यात्रा या नवरात्र और ऐसे तमाम जो मौके हैं जिन पर ये आहत हो जाते हैं, उनको ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, जो हमारे सनातनी दोस्त हैं, जो सनातनी जो भाई हैं हमारे, कि वो गोश्त को देख कर या वहाँ की दुकानें आसपास होती हैं उससे वो मजरूह हो जाते हैं। तो इसी तरह का प्रावधान, इसी तरह का प्रोविज़न क्या अच्छी बात नहीं होगी कि रमज़ान में कर दिया जाए कि रमज़ान में 1 महीने पूरी मुल्क में शराब की दुकान बंद हो? मुसलमानों के लिए शराब हराम है तो बराबर का हक हो जाएगा क्या मुसलमानों इस तरह से वो तमाम सुअर की जो गोश्त की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए जो मुस्लिम इलाकों के क्या आसपास हैं? ठीक है, तो ये सबको बराबर फील होगा, सबको बराबरी का हक मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी होगी। सिर्फ एक तरफा इस तरह की कार्रवाई करना, तो मैं मगर बराबरी का हक कैसे मिलेगा? चूंकि ज़्यादातर जो मुस्लिम है उनका ये इल्ज़ाम है, क्योंकि वो बीजेपी, मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम है और मुसलमान मानते हैं मोटे तौर पर कि बीजेपी को वो वोट नहीं करते, और बीजेपी की हुकूमतें इसीलिए नाइंसाफ़ी करती हैं, और शायद यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है, और मतलब जबकि एक राज्यसभा मेंबर हैं उनके, मतलब बीजेपी से ही हैं, राज्यसभा लाए गए थे वो राष्ट्रपति के ज़रिए, मगर कोई भी मुस्लिम वज़ीर नहीं बनाया गया मरकज़ी हुकूमत में। तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर भी कई बार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, और मुस्लिम तंजीमें इल्ज़ाम लगाती हैं कि जानबूझ करके मुसलमानों से दूरी बनाई जा रही है, जानबूझ करके उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो ये वोट का भी कहीं ना कहीं मतलब खेल है, पूरा पॉलिटिकल गेम है ये, मतलब पूरा सियासी
खेल है ये, इसमें सियासत बहुत ज़्यादा घुस गई है और शायद सियासत वो नुकसान पहुंचा रही है। मुशर्रफ अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप एम्पायर के मेंबर रह चुके हैं, एक्टिव मेंबर रह चुके हैं और एक मैगजीन के एडिटर हैं। मुशर्रफ साहब, क्या लगता है जो गुस्सा है, नफरत है, नाइंसाफ़ी है और ये बहुत ज़्यादा दिख रही है आज के वक्त में कि हाँ ये है, कैसे आप इसको देखते हैं? क्यों है, असल वजह है क्या है? और वजह जानेंगे पहले, उसके बाद जो है उसके हल पर भी हम आगे बढ़ेंगे। जो आमतौर पर सामने आती हैं बातें, जो वजूहात बताई जाती हैं, मैं थोड़ा सा उससे हटकर अपनी बात रखना चाहूँ जी। इसके पीछे जो वजह है मैं उस पर रखना चाहूँ जी। ये सब जो हो रहा है ये एक खास स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जी। एक खास रणनीति है, उसका हिस्सा है और ये काफी पहले से इसकी शुरुआत की गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्य धारा के चैनल हैं और जो सोशल मीडिया पर जिसे हम कहते हैं आईटी सेल है बीजेपी का, वो सारे चैनल हैं, तो एक खास तरीके से मुसलमानों का डेमोनाइजेशन किया गया, दानवीकरण किया गया, उन्हें राक्षस बनाया गया। उनके मजहब जब बना दिया आपने, एक को राक्षस बना दिया और अवाम के अंदर, हिंदू अवाम के अंदर उस राक्षस के लिए गुस्सा पैदा हो गया, तो फिर क्या होता है, ये एक तरह से तैयार कर लिया। अब वो लोग जो हैं वो ये चाहेंगे कि ये जो राक्षस है, जो हमारे उसमें कभी लव जिहाद करता है, कभी ये आतंकवाद का इसका वो है, कभी इसकी आबादी बढ़ रही है तो ये पूरे हिंदुस्तान में कब्जा कर लेगा, ये जो डर, तो इसके बाद जो आम हिंदू जो इन प्रचार का शिकार होता है उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि इस राक्षस को सजा दी जाए। तो ये सजा देने का जो ये लिंचिंग आप देखते हैं या ये जो अभी जो चल रहा है, ये सजा देने का साइकोलॉजिकली एक स्ट्रेटेजी है। इससे क्या होता है, उसके अंदर जिसको तैयार किया गया है जहन को, उसको इससे बड़ी तसल्ली मिलती। जैसे ड्रग एडिक्ट होता है तो उसको आप कोई नशा देंगे तो उसे तसल्ली मिलती है, तो ये इन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया मुस्लिम के लिए। और फिर क्या होता है, ये जो आप बहुत बार अपने उसमें प्रोग्राम में भी कहते हैं और जगह जगह लोग एतराज करते हैं कि विपक्ष जो है मुस्लिम के पक्ष में नहीं बोलता, ये क्यों नहीं आवाज उठाता। तो इसके पीछे वजह यही है कि जब इन्होंने मुसलमानों का डेमोनाइजेशन कर दिया, एक राक्षस बना दिया, तब ये क्या करते हैं, इनकी अगली रणनीति ये होती है कि ये राक्षस जो है उसको चिपका देते हैं किसी पार्टी से, कि देखिए साहब ये समाजवादी पार्टी है जो इस राक्षस को खाद पानी दे रही, इसे जिंदा रख रही है। तो उससे क्या होता है, वो ये पार्टी समझ गई हैं, इसलिए ये पार्टी सीधे डायरेक्ट इस बात को सबसे पहले आपके जो है केजरीवाल ने समझा इस बात को। उन्हें पता है कि मुसलमानों को वोट मिलेगा, लेकिन वो न शाहीन बाग में आए न किसी मसले में आए। तो ये एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जी। ये कांवर वाला जो चल रहा है, जो चुनाव के बाद लगातार जो हमले एकदम बने हैं, इसके पीछे वजह ही है कि उन्हें लगा कि ये जो हमने एक गुस्से में भरा हुआ एक हिंदू तैयार किया था जी, जो मुस्लिम के खिलाफ एकजुट होकर वोट देता था, उसकी तादाद में कमी आई है। कमी का नतीजा है कि जो उसके जो मसाइल हैं उसकी वजह से उसमें उदासीनता आ गई और वो वोट देने नहीं गया या कम गया या उसका वोट जो है दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसको फिर से ताजा करने के लिए, उसमें जुनून भरने के लिए ये फिर से रणनीति जो है ये शुरू की गई। बिल्कुल ठीक है। मेरा ये कहना है कि ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ठीक है। हाफिज मंजूर साहब, देखिए मुशर्रफ अली साहब ने जो बातें कही बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि पहले माहौल तैयार किया गया और माहौल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को। उन्होंने माहौल तैयार कर दिया और एक कम्युनिटी को बता दिया कि ये तो इसके अंदर ये खामियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भले ही इनकी गर्दन पे छुरी रख दो। चूंकि एक लीडर कह रहे थे हैदराबाद में बैठ करके, और अगर वंदे मातरम की भी ये मुखालफत करेंगे और अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो वो खड़े नहीं होंगे, उसकी मुखालफत। बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आए। तो अलग अलग वजूहात बता करके, कहीं आबादी का नाम ले करके, कहीं राष्ट्रवाद से जोड़ करके, कहीं दूसरी वजूहात के चलते, मतलब बहुत सारी बातें गई। कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कारण बताए गए, माहौल तैयार किया गया और यहाँ तक आने में मतलब बहुत वक्त लग गया।
तो ये हाल पैदा हो गए, ये हालात पैदा हो गए। मगर इस बीच क्या आपको लगता है मुस्लिम तंजीमों की एक कमी ये रही, मुस्लिम समाज की एक कमी ये रही कि वो माहौल को भांप नहीं पाए, हालात को समझ नहीं पाए और उसके मुताबिक वो कदम नहीं उठा पाए? यानी एक तरफ माहौल तैयार हो रहा था मगर दूसरी तरफ माहौल की काट के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले जो है हमारे एक पैनलिस्ट ने अभी कहा था, हाँ, इस कांग्रेस राज में भी मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद हुए, यकीनन उस जमाने में भी जब सेकुलर हुकूमतों की हुकूमतें हुआ करती, हाँ, बड़े पैमाने के ऊपर फसादात होते थे और हुए हैं, और इसलिए हम किसी को दूध का धुला नहीं कह सकते। बिल्कुल। लेकिन वो जो तमाम मामला हुए उसमें जाहिरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी को बड़ा दखल रहा था जी। उन चीजों को सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं थी। अब जो सूरत हाल बदल गई है उसमें ये है कि इस किस्म के जो मामला हो रहे हैं उनमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकारों की सरपरस्ती भी हासिल है, और न सिर्फ सरपरस्ती बल्कि उसकी हौसला अफजाई हो रही है। मिसाल के तौर पर बिल्किस बानो के क्या नाम है, उसके साथ रेप करने वालों को जो है रिहाई दे दी जाती है। मॉब लिंचिंग करने वालों को जब बाहर आते हैं तो मिनिस्टर और एमपी जाकर के मालाएं और हार पहनाते हैं। तो ये जो हुकूमत का जो पैटर्न उसके सरपरस्ती के अंदर जो मामलात हो रहे हैं, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि अवाम का जो जहन खराब हो रहा है उसको हुकूमत एक तरीके से खाद पानी दे रही और उस माहौल को और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे हालात के अंदर आपका ये सवाल के साथ मिल्लत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। हाँ। मिल्लत की कमजोरी ये रही कि मिल्लत ने जो है इन सेकुलर फोर्सेस के ऊपर एतमाद किया और उसने ये समझा कि ये सेकुलर फोर्सेस जो है हालात को दुरुस्त कर लेंगी, और खामोशी के साथ इन सेकुलर फोर्सेस को जो है वो ताकत पहुंचाते रहे, सियासी ताकत पहुंचाते रहे। नतीजा ये हुआ कि खुद जो है वो मातूब होते चले गए, और आज वही सेकुलर फोर्सेस जिसकी आबियारी मुसलमानों ने की थी, वो अब अपनी जबान से मुसलमानों का नाम लेने भी जो है वो जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मुसलमानों का नाम लेना भी वो पसंद नहीं करती, इसलिए कि अगर कहीं मुसलमानों का नाम लिया तो हमारे ऊपर भी वो इल्जाम चस्पा न हो जाए, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है कि मुसलमान रूपी जो देव बना दिया गया है इस मुल्क के अंदर, उसका नुकसान हमें नहीं पहुंचाए। तो अब ऐसे हालात के अंदर बहरहाल मिली तंजीमों ने वक्तन फवक्तन ज़िम्नन जिम्मेदारियां पूरी की। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं, लेकिन जिस अंदाज से करनी चाहिए थी वो अंदाज से नहीं कर पाए। बहरहाल अब भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी हालात जो है इतना खराब नहीं हुए हैं कि हम इन हालात को जो है सही रुख पर नहीं ला सकें। तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी अभी इंतखाब में आपने देखा कि जो लोग भी ये महसूस करते थे कि ये फरका परस्ती जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह है, वो सीना तान करके सामने आए हैं। उसमें मुसलमानों का भी रोल रहा है, उसमें SC ST और जो लोग दस्तूर के अंदर यकीन रखते हैं उन तमाम लोगों का उन्होंने मतलब अपना रोल अदा किया। तमाम लोगों ने, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, अपना रोल अदा किया। अब जरूरत इस बात की है कि इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए बैठ करके मुस्लिम तंजीमें आगे आए और बरादरान वतन के साथ बैठ करके इस पर जो है गुफ्तगू करें, सलाह मशवरा करें और कोई मुस्सर हिकमत अमली तैयार करके फरका परस्त अनासिर को अलग करने की कोशिश करें। ठीक है। फैज़ अहमद, फैज़ साहब, आप कैसे देखते हैं इसको कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता माहौल तो तैयार किया गया, मगर माहौल को एक तरफ तैयार किया जा रहा था और दूसरी तरफ मुस्लिम तबका समझ नहीं पाया। चूँकि देखिए उस दौरान भी तमाम मुखालफत के बावजूद भी पिछले 7-8 साल के दौरान की बात अगर हम करें, पिछले 7-8 साल का जो वक्त था उसमें बहुत सारे सो कॉल्ड मौलाना टीवी पर दिखते थे और वो मतलब ऐसी ज़बान बोलते थे जिससे जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है नफ़रत आहिस्ता आहिस्ता करने लग गई मुस्लिम तबके से, उन 4, 5 या 10 मौलानाओं को देख करके। आपको लगता है कि टीवी डिबेट्स ने, टेलीविज़न ने और सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा रोल अदा किया है? और वही सवाल आपसे भी कि मुस्लिम तबके की गलती ये रही कि वो माहौल को भांप कर उसे कम करने के लिए इक़दाम उठाने के बजाय दूसरे ही काम में लगा रहा या अपनी रोजी रोटी में ही लगा रहा, मतलब उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। जिस आलिम खुद साख्ता उलमा की तरफ आपने इशारा किया है जी, उन्होंने कौम का और मिल्लत का बहुत बड़ा नुकसान किया जी। वो एजेंट बनकर काम कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो काम किया उसके रिजल्ट आए भी और हम सब ने देखे हैं, बहुत बड़ा नुकसान किया है। अभी मैं आपको बिल्कुल नई बात बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले मुझे किसी
टेलीविजन ने मेरी बाइट भी ली थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि बरेली के एक आलिम तौकीर रजा साहब ने जो है एक दावा किया है कि वो हजारों की तादाद में कुछ हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल कराने जा रहे हैं, और उसकी बाकायदे तारीख का भी ऐलान किया। तो मेरा अपना मानना यह है कि तौकीर रजा साहब को यह हक किसने दे दिया, या ये शरीयत का कौन सा कानून है कि वो एक जो है इज्तिमाई तौर पर जो है इस हिंदुस्तान में, जहां पर संविधान का कानून, संविधान से सरकारें चलती हैं, संविधान से हम लोग सब अपने काम करते हैं और अपने मजहब को मानते हैं, कि वो एक जलसा करें और उसमें बाकायदे हिंदू लड़के लड़कियों को इस्लाम कबूल कराएं। ये अधिकार उनको किसने दे दिया? ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति के दुश्मन है। इन लोगों को जो है पूरी तरह से कंडम करना चाहिए, कौम और मिल्लत को मुखालफत करनी चाहिए, तौकीर रजा जैसे लोगों की। अब रही बात सेकुलर पार्टियों की, तो एक थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि इसमें भी मैं 1 मिनट बोल दूं कि मुसलमान आखिर कब तक ये सेकुलरिज्म का झूठा जो है खोखला ढोल पीटते रहेंगे? इससे कुछ नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सेकुलरिज्म की जो अलंबरदार है वो हमारी कांग्रेस पार्टी, उसके एक मुखिया जो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि मोहब्बत की दुकान दानिश या कुंवर दानिश अली के घर पे जाके उन्होंने बंद कमरे में मोहब्बत की दुकान खोल दी, लेकिन 50 किलोमीटर दूर नूह में जाकर उन्होंने लोगों के जख्मों पर मरहम रखने का काम नहीं किया, जबकि वो जो है मणिपुर में जाकर वहां लोगों के जो है जख्म भरने की बात कर रहे हैं, उनको जो है हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, उनका साथ देने का वादा कर रहे हैं, और उनके साथ हुए जुल्म, मैं मानता हूं कि उनके साथ जुल्म और जाना चाहिए और उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये मोहब्बत की दुकान सिर्फ मणिपुर में जाके तो उन्होंने खोल ली, नूह में जाके क्यों नहीं खोली? तो ये सब झूठी बातें हैं। ये सेकुलर पार्टियों को जो है इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इन्होंने मुसलमानों को हमेशा ठगा है और मुसलमान ठगता आया है। अब मुसलमान को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि इन पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला है। सेकुलरिज्म का तमाशा छोड़े और हिंदुस्तान की मुख्य धारा से जुड़ के हिंदुस्तान की तरक्की और डेवलपमेंट में आगे बढ़े और अपना भी फायदा करें, कौम का भी फायदा करें और हिंदुस्तान का भी फायदा करें। खालिद रजा साहब, देखिए, ये सेकुलर पार्टी के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि वो सिर्फ नाम निहाद सेकुलर पार्टियां हैं, मतलब सो कॉल्ड सेकुलर हैं, वो असल में है नहीं। और जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, अच्छा एग्जांपल है कि भाई आप जो है वो मोहब्बत की दुकान दानिश अली के घर तो जा कर के खोलते हैं, मगर 2 मुस्लिम नौजवानों को जला करके मार दिया गया था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है नूह, वहाँ पर तो जा सकते थे, एक बड़ा एग्जाम्पल मतलब देते, वो एक बड़ा मतलब जो है वो मैसेज जाता। ठीक है साहब, और हुकूमत भी उन्हीं की पार्टी की थी, कोई ऐसा भी नहीं था कि हुकूमत किसी और की पार्टी की थी राजस्थान में उस वक्त जब ये घटना घटी। ठीक है साहब, तो ये बात भी सही है, मगर एक तरफ ये है कि एक पार्टी है जो आपके लिए यानी मुस्लिम कौम के लिए वो हमेशा वीज़ा तैयार रखती है पाकिस्तान का, हर रोज़ जो है आपकी मतलब आपके ऊपर वो सवाल उठाती है कि आप देशभक्त हो कि नहीं हो, आप इस मुल्क से मोहब्बत करते हो कि नहीं करते हो। एक तरफ वो पार्टी है, वो आपको वीज़ा भी देती है, पाकिस्तान भागने के लिए भी कहती है, जाने के लिए भी कहती है, और आपसे हर रोज़ सबूत भी मांगती है, आपकी शहरियत के ऊपर भी सवाल उठते हैं और ना जाने क्या क्या होता है। तो मुस्लिम तबका फिर ऐसे में क्या करे? मतलब दोनों ही तरफ उसके लिए एक परेशानी के हालात है कि वो जाए तो जाए किधर, कहाँ जाए, क्या करे, क्या कदम उठाए, क्या किया जाए? मतलब आप ही बताइए कि क्या मतलब ये सियासत तो है, और इसमें मेरा ख्याल के जो हालात बने हैं इसमें उन लोगों के भी बयानों का रोल है जो बहुत कशीदगी भरे बयानात देते हैं, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुस्लिम लीडर्स हों, सेकुलर पार्टी के लीडर्स हों, या फिर दूसरी सो कॉल्ड मतलब जो वैसी जमातें हैं यानी राइट विंग की जमातें हैं उनके लीडर्स हों, तो बयानबाजी का भी इसमें रोल है। तो ऐसे में मतलब मुस्लिम तबके के सामने कौन से रास्ते बचते हैं फिर? देखिए, रास्ता वो बचता है, आपने जैसा कहा कि बहुत सारी सेकुलर पार्टियां जो मोहब्बत की दुकान जो खोली है उस वो बाकी जगहों पर दानिश अली के घर में भी खुल गई और मणिपुर में भी खुल गई, लेकिन नूह में जाकर नहीं खुल पाई वो दुकान। एक बात तो तय है, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा तमाम लोगों ने, जो हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं या जो इस ऐसी तमाम पार्टियां जो हुकूमत में हैं, वो एक अरसे से, ख़ास तौर से 2014 के पहले से जो एजेंडा सेट करती आई हैं, ये तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां उन पर नाचती रही हैं और उनको फॉलो करने के लिए मजबूर रही हैं, ख़ास तौर से हिंदुत्व के मामले में, कि वो जो चूँकि सबको ये साबित भी करना है कि हम मुस्लिम परस्त ही नहीं, हम हिंदुत्व के भी परस्तार हैं, हिंदुत्ववादी भी हैं, ये तमाम सेकुलर पार्टियों को ये भी साबित करना है। अपनी इस मजबूरी के तहत
वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि कहाँ पर जुल्म हो रहा है, कहाँ जुल्म जो वहाँ पर साथ खड़े होना है या नहीं खड़े होना है। ये पूरा कैलकुलेटिव मूव होता है उन तमाम सेकुलर पार्टियों का भी, जहाँ और यही वजह है कि मुसलमानों का पार्लियामेंट में या कोई किसी बड़े जलसे में नाम लेने तक से कतराने लगे। हालिया दिनों में एक बड़ी मीटिंग हुई जो इस नई पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, तो के तमाम जो नए और पुराने कुछ एमपीज़ की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद एक इदारे ने किया, एक फोरम ने किया, उसमें काफ़ी ये सवाल उठाया गया, तमाम तरह के लीडरान ने सवाल उठाया और ये दबाव डाला गया तमाम सेकुलर पार्टियों पर कि मुसलमानों का नाम क्यों नहीं। आप जब भी बात करते हैं दलितों, ओबीसी और उसमें मुसलमान का भी ना, तो उसका असर पड़ा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी और तमाम अखिलेश यादव तमाम ने बाद में अपनी तकरीरों में मुसलमान का नाम लिया। तो इसी तरह से एक इम्पैक्टफुल प्रेशर डालने की ज़रूरत है, एक तमाम तरह से इस तरह के मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को लेके इस तरह के अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि हम ऐसे मूवमेंट चला सकें, ऐसा प्रेशर बना सकें। तो अगर हम प्रेशर बनाने में कामयाब हैं तो नाम भी लेंगे वो लोग और वहाँ जाएंगे भी और उन मसलों के साथ खड़े भी होंगे। ज़रूरत है कि हम अपने आप को भी मजबूत करें कि और एक छोटा सा सबूत हमने आपको पेश किया कि प्रेशर जब बनाया गया तो इन लोगों ने किया और अब कर रहे हैं ये काम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुशर्रफ अली साहब, देखिए इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का रोल क्या रहता है अब हालात को बेहतर बनाने में? क्योंकि जब दंगे होते हैं, नफरतें बढ़ती हैं या बढ़ाई जाती हैं, नाइंसाफ़ी होती है हुकूमत के लेवल पर, तो ये इल्ज़ाम लगता है अक्सर कि फला पार्टी के लीडर्स, फला पार्टी के वर्कर्स ये कर रहे हैं। तो क्यों नहीं जो सेकुलर पार्टियां हैं वो उनके लीडर्स और उनके वर्कर्स सड़कों पर उतरते इंसाफ दिलाने के लिए? तो ऐसे में इन हालात को बेहतर बनाने में आम लोगों के साथ साथ, मुस्लिम तंजीमों के साथ साथ और जो अमन पसंद लोग हैं, वो कोई भी हों, किसी भी तबके के हों, किसी भी इलाके के हों, किसी भी मज़हब के हों, उनके साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चूँकि देखिए एक चीज़ आई है अभी सामने, चंद्रशेखर जो हैं, भीम आर्मी चीफ जो हैं, वो खुल करके बोले हैं इस मसले पर और हर जगह जाकर के बोले हैं, जबकि दूसरी पार्टी के बड़े लीडर्स बच रहे थे बोलने से। तो अगर लीडर्स बोलेंगे, उनके वर्कर्स सड़कों पर उतरेंगे हालात को बेहतर बनाने में, तो शायद हालात बेहतर बन सकते हैं। तो उनका रोल किस तरीके से हो सकता है, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं इस बात को कि हिंदुस्तान के अंदर एक वो पार्टियां हैं जो नॉन सेकुलर हैं जी, और एक वो पार्टियां हैं, एक तरफ वो हैं जो सेकुलर। हाँ। अब अगर हम सेकुलर पार्टियों को, मतलब हम दो में से चुनना है, या तो नॉन सेकुलर चुनना है या सेकुलर चुनना है। तो अगर नॉन सेकुलर जो है, हम सेकुलर पार्टियों को भी रिजेक्ट करते हैं, तो हम किसके पास, हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास नॉन सेकुलर, या इसका मतलब हम नॉन सेकुलर की तरफ जाएंगे जी है। तो हम जब नॉन सेकुलर मतलब सेकुलर पार्टियों को क्रिटिसाइज करते हैं, बेशक उनके अंदर कमी है, लेकिन ये नॉन सेकुलर पार्टियां हैं जिनके गठबंधन है, उनमें कमी हो सकती है। जिनके गठबंधन ने पूरी तरह से जो है बीजेपी का जो 400 का था उसको धाराशाही किया उसको पूरे उसको। तो हमें इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए कि हो सकता है वो हमारे साथ किसी उसकी वजह से नहीं आ रहे हों, लेकिन इसके अंदर हम जब सबको एक डंडे से हकालेंगे कि सारे सेकुलर खराब हैं, तो हमारे पास बचता क्या है? अब मैं आपको बताऊं, अभी जो बोर्ड लगाना था नाम का, तो आपको मालूम मुजफ्फरनगर में बोर्ड लगाने का जो हुआ है, तो उसके खिलाफ कौन गया? अपूर्वानंद, प्रोफेसर अपूर्वानंद सेकुलर हैं। आकार पटेल वो गए वहां पर, महुआ मोहतरा गई हैं, और एक एनजीओ गया, ये सब सेकुलर हैं। अब हम जब सेकुलर की क्रिटिसाइज करेंगे, सबको एक उससे करेंगे, तो वो उनके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं। इसके अंदर नॉन सेकुलर कोई नहीं गया कोर्ट में। बिल्कुल, जो नॉन सेकुलर हैं, जो रिलीजियस उसका वो करते हैं, वो कोर्ट में नहीं गए, उसके अंदर उन्होंने गए और कामयाब। तो हमें थोड़ा इसमें एहतियात बरतना होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जब हम सब पर एक साथ सेकुलर का वो करते हैं, तो इसका नुकसान जो है, इसका फायदा जो है नॉन सेकुलर पार्टी जो इस टाइम चल रही है उसको उठाना होता। तो हमें इसमें थोड़ा एहतियात बरतना। दूसरी बात, मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, हम लोगों का जो रवैया है, इसकी काट क्या है? तो हिंदुओं के अंदर प्रचार मुसलमानों के खिलाफ क्या है, और वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली चीज गई है, इसकी काट क्या है? काट यही है कि हम लोगों को जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो हिंदुओं के बीच में जाएं, उनसे कांटेक्ट करें,
उनसे संवाद बनाएं, डायलॉग बनाएं जी। और उनके पास जाकर उनके उसके अंदर मान लिया आपका जो है, आप किसी ऐसे मोहल्ले में रह रहे हैं जो हिंदू बराबर में है, तो आप अपने यहाँ कोई प्रोग्राम है, मान लिया शादी है, कोई फंक्शन है, तो आपको जो है उनके लोगों को अलग से इनवाइट पूरा करना पड़ेगा। पर वो तो चल रहा है साहब, वो तो देखिए शादी ब्याह पर भी आते हैं, और जो मतलब त्योहार हैं हिंदुओं के उसमें मुसलमान जाते हैं, मुसलमानों के त्यौहार पर भी अक्सर आते हैं। ठीक है, इतनी तमाम चीजें बढ़ने के बावजूद भी वो सारी चीजें तो चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये मतलब सब इन चीजों में रुकावट आ गई है या सब बंद हो गया, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अलगाव बना हुआ है, मैं यहाँ पर खुद देखता हूँ जी। यहाँ पर दलित बस्ती है, दलित बस्ती में आरएसएस पहुंचता है जी। एक भी मुस्लिम एमपी या एमएलए जो है उन दलित बस्तियों के अंदर जाने की वो नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर से अलगाव मौजूद है। जो अलगाव मौजूद है उन्हें घटिया समझेंगे आप। अगर वाल्मीकि है तो वाल्मीकि बस्ती में आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आरएसएस करेगा, आरएसएस करेगा तो मुसलमानों के खिलाफ भड़काएगा। तो हमें उनमें भी जाना, जाकर उनसे जो है बताना है, तो वो जब हम उनकी काट कर लेंगे तो वो उनका औजार बनने से रुक जाएंगे। ठीक है, ये कहना। फैज अहमद साहब कुछ कह रहे थे आप? जैसे अभी इन्होंने कहा कि मुस्लिम एमपीज जो है दलित बस्तियों में जाने से जो है बचते हैं, कटते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। मुसलमान जब स्टैंडर्ड हो जाता है तो वो अपने ही कौम के लोगों से जो है दूरियां बना लेता है और गरीब लोगों से, दलितों से, मुसलमानों से दूरियां बना के चलता है ताकि उसके स्टैंडर्ड पर कोई किसी तरह का दाग नहीं आ जाए। अभी मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर इस्लामी कल्चर सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं जी। उसमें एक कैंडिडेट कांग्रेस के बड़े लीडर हैं जो हिंदुस्तान की वजारतों में कई बार जिम्मेदारी निभा चुके हैं, वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने एक सवाल एक जगह उठाया कि भाई इतनी बड़ी बड़ी वजारतें लेने के बाद के हिंदुस्तान के कानून मंत्री, विदेश मंत्री और अक़लियती अमूर के वजारत में जो है वो कलमदान संभाल चुके हैं, इसके बावजूद वो जिस मोहल्ले में रहते हैं यानी कि जामिया नगर, वो मेरा मोहल्ला भी है और वो उनका मोहल्ला भी है। तो मैंने एक सवाल उठाया कि भाई सलमान खुर्शीद साहब, जब आप इतनी इतनी बड़ी बड़ी वजारतों में मंत्री रहने के बाद हिंदुस्तान की कौम का कोई भला करना तो बहुत दूर की बात है, देश विदेश में मशहूर होना तो बहुत दूर की बात है, आप अपने जामिया नगर की गलियां सड़कों को नहीं सुधार सके, यहाँ पर सीवर और गटर उबल रहे हैं। लोगों के फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच जाता है। फैज साहब, क्या वो ओखला के एमपी या एमएलए रहे हैं? भाई वो जहां के रहे वहीं को तो एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, फैज साहब बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मंत्री का काम जो है वो आपके गली मोहल्ले संवारना नहीं है, उसके लिए पार्षद है, उसके लिए एमएलए है और उस इलाके का एमपी है, माफ कीजिएगा मुझे, और उसके लिए एक मिनट सुन लीजिए ना, उसके लिए जागरूक नागरिक हैं, उसके लिए जागरूक नागरिक हैं, नंबर एक। दूसरी बात, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, तो वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत जो जो काम आता है वो करेंगे। वो कानून मंत्री रहे हैं, वो जो कानून मंत्रालय के या वजारत के अंदर आता है वो काम करेंगे। वो मतलब फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, वो रहे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिटी के साथ हो गई है कि अगर कोई मुस्लिम वो चुन करके पार्लियामेंट पहुंच जाता है, अगर कोई मुस्लिम वजीर बन जाता है, तो सबसे पहले उससे ये सवाल उठते हैं कि आपने कौम के लिए क्या किया। अरे भाई, वो कौम का नहीं बना है, वो कौम का मिनिस्टर नहीं है, वो आपके मोहल्ले का मिनिस्टर नहीं बना है, वो इस देश का मिनिस्टर बना है या उस सूबे का मिनिस्टर बना है। तो ये एक माइंडसेट जो है आप भी अपने मतलब उसको थोड़ा दुरुस्त कीजिए प्लीज। अब आप मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करी। इतना बड़ा मंत्री बनने के बाद कोई आदमी ये बता सकता है कि उनके घर पे कितनी बार मिलने के लिए गया और उन्होंने कितनी बार उसको मिलने का टाइम दिया? आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। अगर वो मंत्री बन जाते हैं तो क्या मुसलमानों से मिलना बंद कर देंगे? अब रही बात ये, सुन लीजिए, अब रही बात ये, इतने बड़े मंत्री बनने के बाद अगर वो देश का कौम का कुछ भला नहीं कर पाएंगे तो इस्लामिक कल्चर सेंटर का चेयरमैन बनने के बाद। अरे भाई, ये इस्लामिक सेंटर पर हम डिबेट नहीं कर रहे हैं। मेरा ख्याल कि आप बहुत पर्सनल हैं, उनसे कुछ इश्यूज हैं आपके उनके साथ, तो आप सीधे वहां पहुंच रहे हैं। नहीं, वो देखिए, अगर आप मेंबर हैं इस्लामिक सेंटर के तो आपको भी हक है लड़ने का, दूसरों को भी। मेरा ख्याल के 6-7 लोग जो है वो पूरा 6-7 लड़, लेकिन हम 6-7 लोग, हम यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। वापस उसी मुद्दे पर आते हैं। देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ, और ये बात मैं राजस्थान में भी कहता था, वहाँ 12-14 साल रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ करके भी इस बात को कह रहा हूँ कि जब कोई मुस्लिम वजीर बनता है तो वो मुसलमानों का वजीर नहीं बनता है। ठीक है साहब, वो पूरे या तो सूबे का वजीर होता है किसी एक डिपार्टमेंट का, या पूरे देश का वजीर होता है।
तो ये उसको टारगेट करना प्लीज छोड़ दीजिए। वो कब्रिस्तान की दीवारें करने के लिए नहीं बना कि वो आपकी कब्रिस्तान की दीवारें करवाएगा या आपके मोहल्ले गली मोहल्ले ठीक करवाएगा। उसके लिए मैं पहले कह चुका हूं, उसके लिए पार्षद है, उसके लिए विधायक है, उसके लिए लोकल एमपी है। हाफिज मंजूर साहब, वापस आपके पास आता हूं, क्या कहेंगे, क्या मुसलमानों को कौन कौन से वो इकदामात उठाने चाहिए जिनसे मुसलमानों को खासतौर से, ठीक है साहब, चूंकि वही शिकार हो रहे हैं, कौन कौन से इकदामात उठाने चाहिए और मुस्लिम तंजीमों को भी कौन कौन से इकदामात उठाने चाहिए, ये जो हालात खराब हैं ये बेहतर हो? देखिए, ऐसा है कि अभी जो गुफ्तगू सामने आई है उससे नतीजा ये, इस गुफ्तगू का भी और इससे उनका हमको जो है पूरी तरह पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। आऊंगा सर, आऊंगा मैं। फैज साहब आपके पास आऊंगा, प्लीज फैज साहब आपके पास आऊंगा, आ रहा हूँ फैज साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक बार हाफिज मंजूर साहब को बोलने दीजिए। हाँ, जो अभी बातें सामने आ रही हैं, उससे पहले भी इस किस्म की डिबेट्स में बातें सामने आती रहती हैं। तो हम या तो तंजीमों की मरसिया खानी शुरू कर देते हैं या अफराद की मरसिया खानी शुरू कर देते हैं। हम सबसे पहले अपने गिरबान में मुंह डालें, कोई भी हो XYZ, बिल्कुल, कि हमने जो हम कह रहे हैं उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम खुद उसके ऊपर कितना अमल कर रहे हैं, इस पर भी हमें जरा सा गौर करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं या अफराद हैं, वो अपने तौर पर जितना कुछ करने की कोशिश हो सक रही है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनके पास महदूद अफरादी कुव्वत है, महदूद वसाइल हैं। उनको सामने रख करके जितना लोगों की उम्मीदें हैं उतना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो बजाय इसके कि हम इन चीजों के ऊपर डिबेट करते रहें कि साहब इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तंजीमों ने ये नहीं किया, अब तो ये है कि मौजूदा जो माहौल और हालात हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। और उसके सिलसिले में मेरे 3 सजेशन हैं। एक सजेशन तो ये है कि जैसा कि अभी बताया गया कि हमारे तौकीर रजा साहब ने एक ऐलान किया है, तो इस किस्म के ऐलानात से जो है मैं उसमें थोड़ी वजाहत कर दूं, चूंकि टेलीविजन पर लोग देख रहे हैं, वो खबरें भी चली हैं। उन्होंने ऐलान नहीं किया, उन्होंने बाकायदा उनके पास कुछ अलग अलग जगहों के लोग आए, और वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है, शायद 8-10 लोगों की है, लड़के और लड़कियां उसमें सब शामिल हैं, और उन्होंने कहा कि हम अपना मजहब तब्दील करना चाहते हैं, इस्लाम में आना चाहते हैं। उन्होंने वहाँ पर ज़िला कलेक्टर को एक लेटर दिया, परमिशन मांगी कि ये अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो आप हमें परमिशन दीजिए, हम एक प्रोग्राम रख करके वो इनका मजहब तब्दील कराएंगे। तो वो मजहब तब्दील कराने के लिए लोग उनके पास आए और उन्होंने परमिशन मांगी कलेक्टर से। हाँ, निकाह की तकरीब थी, कुछ और थी। तो ये इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलेगा। बात क्लियर होनी चाहिए कि क्या था, वो लोगों तक सच्चाई पहुंचनी चाहिए। जी हाफिज साहब। ये है कि हमें इस किस्म के बयानात से, चाहे वो कोई भी हो, एतराज करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमें अख्तियार करनी चाहिए कि जो आदमी कुछ काम कर रहा है, अपराध कर रहे हैं, तंजीमें कर रही हैं, उनको हमें जितना ताउन हो सके वो ताउन की पेशकश हमें करनी चाहिए और उनके साथ करके हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा काम जो है वो बहुत सारे लोग SC ST OBC के साथ मिल वो जो है एक दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क के सेकुलर ढांचे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क के दस्तूर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही हैं, उसमें मुस्लिम्स की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ से भी कोशिश हो रही हैं। तो इन कोशिशों को हमें तक़वियत पहुंचानी चाहिए कि साथ मिलकर के हम इस मुल्क के दस्तूर को और सेकुलर ढांचे को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है। और चौथी जो हमें करने की है वो ये है कि हम बैठ करके बहुत संजीदगी के साथ अब क्या नाम है मसाइल को सामने रख करके गौर-व-खोज करें और इन सब परेशानियों की जो जड़ है, मैं जिस नतीजे पहुंचा हूँ, वो समाजी नाइंसाफी है, चाहे मुसलमानों के साथ हो रही हो, चाहे दलितों के साथ हो रही हो, चाहे ST के साथ हो रही हो, या दूसरे तबकात के साथ जो बेचारे कमजोर हैं मादी एतबार से। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट भी परेशान नहीं है, सब परेशान है इस सूरत हाल के साथ। और समाजी नाइंसाफी जिसके साथ हो रही है, तो इस मुल्क के अंदर हमें समाजी इंसाफ कायम करने के लिए मज़बूत कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए, अपनी तरफ से भी और बरादरान वतन को शामिल कर। ठीक है, मुशर्रफ साहब क्या कहेंगे? क्या कुछ आपके सजेशंस होंगे? वो कौम के लिए भी हो सकते हैं, हुकूमतों के लिए भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी हो सकते हैं, तंजीमों के लिए भी हो सकते हैं, और तंजीमें किसी भी कौम की, किसी भी समाज की, किसी भी सूबे की हो। क्या कुछ सजेशंस होंगे सबके लिए? जो मुस्लिम की इमेज बनी हुई है जी, उस इमेज को आपको थोड़ा सा बदलना है। जैसे मैं एक आपके सामने एक सुझाव रख रहा हूँ जी, कि जिस तरह से मजहबी इज्तिमा होता है
मुस्लिम जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें इल्मी इज्तिमा करना चाहिए। ठीक है, इल्मी इज्तिमा 2-3 दिन का या 1 हफ्ते का या 2 दिन का कहीं पर, जिसमें जो आज जो नए नए टॉपिक हैं, साइंस के हैं, एआई है नहीं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी है तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसको बहुत बेहतर ढंग से उसका जो है वो करना चाहिए। 2-3 दिन का प्रोग्राम एक ही है। ठीक है, ये इज्तिमा हम लगातार जो है हमें हर उसके अंदर, हर शहर के अंदर इस इज्तिमा को, इल्मी इज्तिमा को जो है बढ़ाते रहना। तो एक तो हमारे उसके अंदर हर मजहब के लोगों को बुलाने की वो खुद कोशिश करनी चाहिए। तो एक तो हम ये काम कर सकते हैं, ये मैंने इम्पार में भी सुझाव दिया था और वो सुझाव लोगों को पसंद आया था, लेकिन वो अमल में नहीं आया। दूसरी बात, हमें जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमें जो हिंदू हैं या जो हमारे साथ के हैं या जो अपने हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा डायलॉग कर, उनके लगातार उनके कांटेक्ट में रहना चाहिए और उनको अपने प्रोग्रामों में और हमें उनके प्रोग्राम, मतलब हम जो जब अलगाव होगा जैसे जैसे, तो दूसरे लोगों को ये जो अफवाह है या मुसलमानों की छवि खराब करने का वो कोशिश करते हैं। और मेरे तो बहुत ऐसे दोस्त हैं जो लगातार हिंदू हैं और बहुत बिल्कुल फैमिली टर्म है। आप देखिएगा, और ऐसे ही फैमिली टर्म, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। मुसलमानों की इमेज को लेकर के तो सवाल उठते हैं। अच्छा, ये भी मेरा ख्याल के तमाम लोगों का एक्सपीरियंस होगा, जो भी मतलब हिंदुओं के दोस्त हैं या जो आप किसी के साथ मिलते हैं, तो वो हिंदू दोस्त अक्सर ये कहता है अपने मुस्लिम दोस्त को कि यार तू तो ठीक है मगर तेरी कौम के लोग खराब हैं। मेरा ख्याल के तमाम लोगों का एक्सपीरियंस है ये। और वो आप इसलिए अच्छे हो क्योंकि आप उसके कांटेक्ट में हो, वो आपको देखता है, आपका अमल वो देखता है कि आपका अमल अच्छा है। तो इंडिविजुअल तो सबके अमल अच्छे हैं, मगर जब ओवरऑल कौम को हम देखते हैं तो वहां पर कुछ सवाल उठते हैं। तो उस इमेज को दुरुस्त करने की मेरा ख्याल के बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सुझाव था। एक सेकंड ले रहा हूँ। हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, जहां मैं रहता हूँ जी, वो कॉलोनी है, सिविल लाइन की कॉलोनी है जी, और उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों अब तो बराबर ही बराबर है जी जी। अब जैसे उनका त्योहार होली आया, तो होली के अंदर उन्होंने क्या करते हैं, शाम को जला रहे हैं जी, सब पढ़े लिखे लोग हैं। उस जलाने के प्रोग्राम में मैं उस कॉलोनी से अकेला होता हूँ मुसलमान, जो उसमें शामिल रहता हूँ जी। है, उससे क्या होता है, अगर सारे लोग वहां पर जाकर उस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, वो ये कल्चर का हिस्सा। अरे साहब, आपका ये बयान सुन करके कोई फतवा ना दे दे आपको, चूंकि यहाँ तो हमने देखा है मौलानाओं को, वो कहते हैं कि आप जो है वो दीपावली की, होली की मुबारकबाद भी मत दीजिए और क्रिसमस की मुबारकबाद मत दीजिए। बड़ा टिपिकल मामला है साहब। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है फैज अहमद, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपने सजेशंस दिए। फैज अहमद फैज साहब, क्या कुछ सजेशंस होंगे आपके तमाम लोगों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इंडिविजुअल हो? बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि अपने बिरादरान वतन के प्रोग्रामों में जाना और उनसे मिलना, उनके दुख दर्द में जो है काम आना, ये बहुत अच्छी एक बात है। इसके अलावा इसको आगे बढ़ाते हुए मैं एक राय और देना चाहूंगा कि जो मुसलमानों के अंदर एक सेकुलर और नॉन सेकुलर पार्टी का एक जो है बहुत बड़ा भूत उनके दिमागों पर चढ़ा दिया है, इससे भी बाहर निकलने की जरूरत है। हम इस झूठे सेकुलरिज्म के दायरे को पार करें और तमाम पार्टियों में जाएं, ज्वाइन करें और इस छवि को तोड़ते हुए ठीक है हिंदुस्तानी बनने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे डॉक्टर खालिद रजा साहब, आखिर में क्या कुछ सजेशंस होंगे, कौन से इक़दाम तमाम लोगों को उठाने चाहिए? आपको खुद को भी, मुझे भी, तमाम जो लोग यहाँ बैठे हैं उन्हें भी इंडिविजुअली तौर पर, मतलब हर किसी को आगे आकर के अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हम सब कोशिशें करेंगे तो शायद हालात बेहतर बनाने में वो मददगार होंगी कोशिशें। जी, यकीनी तौर पर इंडिविजुअल रिफॉर्म के साथ साथ कलेक्टिव रिफॉर्म्स की ज़बरदस्त ज़रूरत है। और जो कलेक्टिव रिफॉर्म मतलब सोशल रिफॉर्म की, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। यानी जो जिस इमेज की बात मुशर्रफ साहब कर रहे थे, मैं 100% उनसे इत्तफाक रखता हूँ कि उसकी ज़रूरत है। इमेज मेकओवर बहुत ज़रूरी है। इमेज अगर किसी चीज़ की ख़राब हो जाती है, चाहे वो कोई लीडर हो, कोई एक्टर हो, तो फिर वो उसका करियर, उसकी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो इमेज मेकओवर पर काम किया जाता है। इमेज मेकओवर, अब मुस्लिम इलाकों से गुजरिए तो अमूमी तौर पर वहाँ गंदगी का अंबार मिलेगा आपको। बगल के पड़ोसी जो नॉन मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर आपको उसी तरह साफ सफाई मिलेगी, साफ सफाई मिलेगी, क्लास कोई भी हो। बिल्कुल। तो इसको भी दूर करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह से तमाम, अगर हम जब तक एक्सटर्नली हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं लाएंगे, जैसा कि मुशर्रफ साहब ने कहा कि उनकी कॉलोनी से वो अकेले होते हैं जब होलिका दहन हो रहा होता है, तो ये काबिल अफसोस बात है कि अगर होली में
अगर किसी के चेहरे पे रंग लग गया या किसी के कुर्ते पे रंग है, अगर वो मुसलमान है, तो उस पर चंद जो मौलवी हजरात हैं, चंद मुफ्तियान जब वो फतवा देते हैं तो उनको सोचना चाहिए कि वो किस मुल्क में रहते हैं। बिल्कुल सही यहाँ है। सोशल इंटरैक्शन बेहद जरूरी है। ये सोशल फैब्रिक को बरकरार रखने, मुल्क की सालमियत को, मुल्क की हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना यही होता है। इस पर खामखा वो अपना फतवा जारी ना करें, उनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इस तरह के जो मुफ्तियान और उलमा हैं कि वो अपनी जुबान बंद रखें, अपने इक़दामात कम से कम बंद रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक अहम टॉपिक था, उस पर तमाम मेहमानों ने बड़ी अहम बातें रखी, कुछ अच्छे सुझाव भी दिए। जाहिर तौर पर नफ़रत, नाइंसाफ़ी और गुस्सा ये ना तो मुल्क के लिए ठीक है, ना किसी कौम के लिए, ना किसी समाज के लिए। ये नुकसान ही करता है। इस नुकसान से बचने की, बचाने की हम सब की जिम्मेदारी है। आपने प्रोग्राम देखा, तमाम का शुक्रिया, आदाब।